मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता ढकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा एक बार फिर से इतिहास। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। जहां सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी।
दिल्ली में आज होगी केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक। कई मुद्दों पर होनी है चर्चा। आज दिल्ली बीजेपी का विशेष कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। प्रमुख मंदिरों में होगी पूजा अर्चना। झंडेवाला मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। भारत अपडेट के कॉन्क्लेव के आगरा एडिशन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की दमदार हुंकार। रखा विकास का रोड मैप। बोले जनता की आवाज बन रहा है भारत अपडेट। समाजवादी पार्टी पर साधा बड़ा निशाना। और दिल्ली एनसीआर में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। कई इलाकों में बारिश। भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां वाराणसी नगर निगम ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए शहर के अंदर संचालित नॉनवेज दुकानों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के तहत शहर में चल रही सभी मीट, मांस और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर उन्हें शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि यह कदम शहर की स्वच्छता, शहर की व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। काशी एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगर है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में शहर के भीतरी इलाकों में अवस्थित नॉनवेज बिक्री कई बार असुविधा और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का कारण बन रही है। इस निर्णय के बाद अब केवल प्रशासन की तरफ से तय की गई जगहों पर ही मीट और मछली की दुकानें संचालित की जा सकेंगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति या निर्धारित स्थानों के बाहर किसी भी प्रकार की नॉनवेज बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खास रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन सतत आबाद शहरों में गिना जाता है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और ये भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। काशी का अर्थ है प्रकाश का नगर। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी काशी का उल्लेख मिलता है। इसे मोक्ष की नगरी माना जाता है, जहां मृत्यु होने पर आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज वाराणसी आध्यात्मिकता, संगीत, साहित्य और बनारसी साड़ी जैसे पारंपरिक उद्योगों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये शहर भारतीय सभ्यता की निरंतरता, विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। वाराणसी का इतिहास। वाराणसी पवित्र नगरी मानी जाती है। इसका इतिहास करीब 11वीं शताब्दी का माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस शहर को बसाया था। वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। वाराणसी का नाम 2 नदियों वरुणा नदी और असी नदी से मिलकर बना है। भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद समेत कई हिंदू ग्रंथों में इस शहर का उल्लेख मिलता है। यहाँ मौजूद 80 घाट और दशाश्वमेध घाट भी काफी मशहूर हैं। वाराणसी में आने वाले शारदीय नवरात्रि से पहले एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। नगर निगम ने तय किया है कि शहर के बीचों बीच संचालित होने वाली सभी नॉनवेज दुकानों को हटाकर उन्हें शहर की एंट्री पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा।
ये नई व्यवस्था मीट मार्केट के रूप में विकसित की जाएगी, जो सुनियोजित और लाइसेंस आधारित होगी। इस संबंध में बनारस के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि काशी बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की नगरी है। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं और हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। ऐसे में शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नगर निगम के अनुसार शहर के मुख्य बाजारों में संचालित नॉनवेज दुकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसके स्थान पर शहर के 4 प्रमुख आउटर एरिया, जहां लोग शहर में प्रवेश करते हैं, वहां मीट मार्केट विकसित किए जाएंगे। इन मीट मार्केट में साफ सफाई, जल निकासी, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के विशेष इंतजाम होंगे, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि ये कदम केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि शहरी व्यवस्थापन और स्वच्छता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। नई व्यवस्था के तहत सभी मीट दुकानदारों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि शहर के संतुलित विकास और धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। काशी की पहचान एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में है, जहां वर्ष भर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। खासकर नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शहर में आते हैं। ऐसे में प्रशासन चाहता है कि शहर का वातावरण पूरी तरह श्रद्धामय और सुव्यवस्थित रहे। स्थानीय प्रशासन जल्द ही मीट मार्केट के लिए भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा। इन बाजारों को वेल प्लान्ड ढंग से विकसित किया जाएगा, जहां दुकानदारों को निर्धारित स्थान आवंटित किए जाएंगे। इससे एक ओर धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा, तो दूसरी ओर व्यापारियों को भी व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध होगा। इस फैसले को लेकर शहर में चर्चा का माहौल है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि ये कदम काशी की सांस्कृतिक विरासत और स्वच्छता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। सदन में कल सर्वसम्मति से मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में नॉनवेज दुकानों के पुनर्गठन को लेकर नगर निगम ने एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर के भीतर संचालित सभी मीट, मांस और मछली की दुकानों को बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्णय आगामी शारदीय नवरात्रि से पहले लागू करने की तैयारी है, जिससे शहर के धार्मिक स्वरूप और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक अधिक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जा सके। नगर निगम के अनुसार शहर में केवल 5 स्थानों पर ही मीट मार्केट संचालित किए जाएंगे। ये स्थान है रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर। इन स्थानों के अलावा शहर के किसी भी हिस्से में नॉनवेज की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानों को इन निर्धारित मीट मार्केटों में स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला, शहरी सीमा क्षेत्र में नॉनवेज की दुकानें होंगी बैन। योजना के पहले चरण के लिए 5 स्थानों का चयन रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्र शामिल। 6 महीने में लागू होगी योजना।
नगर निगम का मानना है कि इस कदम से शहर के मुख्य बाजारों में स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और धार्मिक वातावरण को बेहतर बनाया जा सकेगा। काशी एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में शहर के भीतर अव्यवस्थित मांस बिक्री कई बार विवाद और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती रही है। इस विषय को लेकर नगर निगम सदन में भी चर्चा हुई, जहां पार्षद गुलशन अली ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 साल पहले भी मीट, मांस और मछली की दुकानों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हो पाया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस योजना को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, इसे वास्तविक रूप में लागू किया जाए ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। इस मौके पर उन्होंने दुकानदारों की परेशानियों को भी सदन में साझा किया। उन्होंने कहा कि हर साल सावन महीने के दौरान जब धार्मिक आस्था के चलते शहर में नॉनवेज दुकानों पर प्रतिबंध या बंद करने के आदेश लागू होते हैं, तो मीट व्यवसायियों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अचानक दुकानें बंद होने से उनकी आय रुक जाती है और छोटे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि दुकानों को पहले से निर्धारित मीट मार्केट में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल सकती है। इस पर नगर आयुक्त ने सदन को आश्वस्त किया कि शहर की बाहरी सीमा पर उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन 5 स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीट मार्केट विकसित किए जाएंगे, जहां स्वच्छता, पानी, बिजली और कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोई भी दुकान लीगल नहीं है, सब इलीगल दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी अधिकृत नहीं है, सब अवैध रूप से चल रही हैं। उनको हम एकदम लीगल करेंगे, उनके जितना अच्छी व्यवस्था हो सकती है उनको दुकान देंगे, हम उनको बिजली देंगे, उनको जितनी गंदगी कहीं ना रहे इसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। शहर के 5 भागों में, शहर को 5 भागों में बांट के हम लोग मीट, मछली और मुर्गा की दुकानें हम लोग बाहर करने जा रहे हैं। रामनगर में हम दे रहे हैं, सुजाबाद डुमरी में दे रहे हैं, शिवपुर में दे रहे हैं, चितईपुर में दे रहे हैं और एक कोई और जगह चिन्हित हुआ है अवलेशपुर में, वहाँ हम दे रहे हैं। नगर निगम का लक्ष्य है कि ये व्यवस्था न केवल धार्मिक दृष्टि से शहर की गरिमा को बनाए रखे, बल्कि व्यापारियों के लिए भी एक स्थायी और संगठित ढांचा प्रदान करे। अधिकारियों का मानना है कि जब दुकानें एक निर्धारित स्थान पर होंगी, तो न केवल शहर की भीड़-भाड़ कम होगी, इसी के साथ खाद्य सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था भी अधिक प्रभावी हो सकेगी। इस योजना को लेकर शहर में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे काशी की धार्मिक पहचान और स्वच्छता के लिए आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ व्यापारियों को आशंका है कि स्थानांतरण के बाद उनकी बिक्री और ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उचित सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ नए मीट मार्केट व्यापारियों के लिए बेहतर साबित होंगे। वाराणसी नगर निगम ने महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहर में मीट, मछली की दुकानों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बैठक मैदागिन स्थित टाउन हॉल भवन में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास, अतिक्रमण नियंत्रण और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सबसे प्रमुख विषय शहर में संचालित मीट और मछली की दुकानों को व्यवस्थित कर उन्हें शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करना रहा। सदन में इस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। नगर निगम का मानना है कि इस निर्णय से न केवल शहर की स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी शहर की छवि और अधिक बेहतर होगी। काशी एक धार्मिक शहर है,
एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ पे लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, मीट मछली दुकान देखने नहीं आते हैं। खुलेआम में मीट मछली की जो दुकानें बिकती हैं, उसके लिए हम लोग शहर के बाहर उनके एक अच्छी व्यवस्था हम दे रहे हैं। उनको हटा नहीं रहे, विस्थापित नहीं करें, उनको एक जगह हम स्थापित करने जा रहे हैं। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सदन को जानकारी दी कि इस योजना के प्रथम चरण में 5 स्थानों का चयन कर लिया गया है। ये सभी स्थान शहर की बाहरी सीमाओं के नजदीक मौजूद हैं, जिससे आम नागरिकों और ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और दुकानदारों का व्यवसाय भी बिना किसी परेशानी के चल सके। चयनित स्थलों में पहले से ही आधारभूत ढांचे की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि वहां आधुनिक मीट मार्केट विकसित किए जा सके। नगर निगम का उद्देश्य है कि इन बाजारों को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए, जहां स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नए मीट बाजारों में केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही स्थान दिया जाएगा। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि लंबे समय से शहर के भीतरी इलाकों में अव्यवस्थित रूप से संचालित मीट मछली की दुकानों को लेकर नागरिकों की ओर से शिकायतें मिलती रही हैं। कई स्थानों पर स्वच्छता की समस्या, दुर्गंध और यातायात बाधा जैसी स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब सभी दुकानों को निर्धारित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। महापौर ने कहा कि काशी एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में शहर की छवि और वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि शहर के समग्र विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है। बैठक में अतिक्रमण हटाने, सड़क सुधार, जल निकासी और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि सभी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम का ये निर्णय आने वाले समय में शहर के शहरी ढांचे को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वाराणसी नगर निगम ने एक अहम फैसला लिया है। वाराणसी नगर निगम की बैठक हुई और मेयर अशोक तिवारी ने एक अहम फैसला लिया कि काशी जो शहरी क्षेत्र है, नगर निगम पश्चिमा में मीट और मांस की दुकानें अब नहीं चलेंगी। उसको लेकर कहीं न कहीं विरोधाभास भी हो रहा है, लेकिन नगर निगम ने सख्त निर्देश दिया है कि जल्द ही 500 दुकानें बना करके काशी से बाहर रामनगर, सुजाबाद, अवलेशपुर और मंगेशपुर में शिफ्ट की जाएंगी। कहीं न कहीं यह सोचने वाली बात है कि उन दुकानदारों के साथ भी न्याय हो, उसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। वाराणसी में 500 दुकानें इन जगहों पर बनाए जाएंगी और वह पूरी तरह से सुरक्षित और आधुनिक होंगी और वहां जो है पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। और जो खुले में मीट मांस बिकते थे उसको लेकर नगर निगम ने पहल की है। जो धूल से सने हुए तरह तरह के जो है इफेक्टिव मांस लोगों को परोसे जाते थे, और चूंकि काशी धर्म की नगरी है इसलिए पहले फेज में बाबा विश्वनाथ के इर्द गिर्द जितनी दुकानें हैं उसको बंद किया जाएगा और पहले फेज में उन्हीं को शिफ्ट की जाएगी। उसके बाद बारी बारी से वाराणसी की सभी दुकानें शिफ्ट हो जाएंगी। तो कहीं न कहीं देखने वाली ये बात है कि आखिर में उनके रोजगार के लिए भी नगर निगम क्या, वही नगर आयुक्त से बात करने पर उन्होंने कहा कि जितने भी दुकानदार हैं किसी की रोजी रोटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। तो देखिए, वाराणसी नगर निगम ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां अब नॉनवेज की दुकानें शहर के अंदर नहीं लग सकेंगी। सरकार ने एक जगह निर्धारित की है, वहीं पर ही ये दुकानें लगाई जाएंगी। स्थानों के बाहर किसी भी प्रकार की नॉनवेज बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अब ये कहा गया है कि काशी एक धार्मिक नगरी है, बाहर से लोग आते हैं, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता नगुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर,
हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता नगुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा एक बार फिर से इतिहास। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली में आज होगी केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक। कई मुद्दों पर होनी है चर्चा। आज दिल्ली बीजेपी का विशेष कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। प्रमुख मंदिरों में होगी पूजा अर्चना। झंडेवालन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबी। भारत अपडेट कॉन्क्लेव के आगरा एडिशन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की दमदार हुंकार रखा। विकास का रोड मैप, बोले जनता की आवाज बन रहा है भारत अपडेट। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सपा के शासन में वीआईपी को मिला करती थी बिजली। दिल्ली एनसीआर में मौसम का रौद्र रूप। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं। कई इलाकों में बारिश।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि दिल्ली से मिल रही है। एनडीए की अहम बैठक आज होनी है। एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। दोपहर 3 बजे का समय होगा जब भारत मंडपम में इस बैठक का आयोजन होगा और शुरुआत होगी दोपहर 3 बजे। एनडीए की बैठक मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी गहनता से। आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। नीति आयोग की बैठक से पहले होगी ये बड़ी बैठक। 11 जून को है नीति आयोग की बैठक। तो बड़ी खबर, जहां केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और उसको लेकर ये बैठक होने जा रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा और कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर गहनता से चर्चा होगी। आगे कैसे रोड मैप रखना है, लेखा जोखा रखना है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा होनी है। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एनडीए की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी यहां पर देखने को मिल पाएगी। तो बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होनी है। आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी विशेष फोकस होगा। नीति आयोग की बैठक से पहले ये बड़ी बैठक हो रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि नीति आयोग की बैठक 11 जून यानी कि कल आयोजित होगी। और कल जब बैठक देखने को मिलेगी तो उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और इन 12 साल में कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इन 12 साल की, उसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। और उसी के चलते एनडीए आज तमाम बैठकों को यहां पर अंजाम देगी। कई जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन है, तो वहीं केंद्र कैबिनेट की बैठक भी है। अब इस बीच एनडीए की भी बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कैसे अभूतपूर्व रहे और ऐतिहासिक रहे, उसका जिक्र अपने अपने राज्यों में किया जाएगा। आपको बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी फोकस किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि तमाम जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से, उसका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है और अगर नहीं भी पहुंच रहा है तो लोगों तक वो सहूलियत कैसे पहुंचाई जा सकती है। इसको लेकर भी किसी तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कि आम जनमानस यानी कि देशवासियों के समक्ष 12 साल का ब्यौरा रखा जाना है, 12 साल का लेखा जोखा रखा जाना है और उन 12 साल में कौन कौन से ऐतिहासिक कदम रहे हैं, क्या उपलब्धि रही है, उसको लेकर जिक्र किया जाएगा। तो मोदी सरकार के 12 साल जो पूरे हुए हैं, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर पूरी एनडीए कर रही है और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। दोपहर 3 बजे उस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें राजनीतिक रणनीति पर फोकस होगा। डिप्लोमेटिक तरीके से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा होनी है और तमाम लोगों तक कैसे सुख सुविधाएं पहुंचाई गई, उसको लेकर भी मंथन का सिलसिला आज इस बैठक में देखने को मिलेगा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जहां भारत मंडपम में इस बैठक की शुरुआत होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जहां दोपहर 3 बजे का समय होगा। भारत मंडपम में बैठक देखने को मिलेगी। तमाम दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो दिल्ली में आज देखने को मिल सकता है। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है और आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण जो है, एनडीए के सभी दिग्गज नेता आज मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के जो 12 साल संपन्न हुए हैं, उसको लेकर भी मंथन यहां पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज भारत मंडपम में मुख्यमंत्री और शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जहां ये बैठक केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के उपलक्ष्य में बुलाई गई। और प्रिया तिवारी मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। प्रिया, चूंकि आज एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल को लेकर चर्चा होगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज पीएम मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी के सभी मंत्री कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, लोगों को अपनी नीति के बारे में बता रहे हैं, जिससे 12 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या किया। वहीं आज उनके
सांसद मंत्री अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज के लिए प्रे कर रहे हैं। और जो 12 साल बहुत अच्छे उनके बीते हैं उसको लेकर भगवान से प्रे करने के लिए आज सभी पूजा अर्चना करने के लिए अलग अलग मंदिरों में सारे मंत्री जाएंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे? ठीक है, आज कुछ मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ दिल्ली आने वाले हैं। आज किसी भारत मंडपम में बैठक है जिसको लेकर आज सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में ही इस बैठक को बुलाया गया है। उनके 12 साल पूरे होने को लेकर चर्चा होगी और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। कैसे, जैसे 12 साल उनके बीते हैं और वैसे ही आगे की चीजें तय की जाएंगी, कैसे उनको करना है, आगे अलग अलग राज्यों में क्या काम करना है, अलग अलग तबके में जाकर कैसे लोगों के बीच में जाना है, कौन से वोटर और महिला वोटर, युवा वोटर, उनको कैसे टारगेट करना है, ये सब चीजों पर चर्चाएं होंगी। प्रिया, 2026 में 2029 का कहीं ना कहीं तैयारी यहाँ पर देखने को मिल पाएगी और एनडीए की तरफ से शक्ति प्रदर्शन या सियासी बिसात बिछाई जाएगी। तो ऐसे कोई क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है? जिस तरीके से आज पूरे मंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री सभी मौजूद रहेंगे, सब पीएम मोदी भी रहेंगे। तो जिस तरीके से उन्हें 12 साल बिताए हैं और उसमें जो रणनीति तय की थी और उसके बाद आगे की स्थिति 29 और 47 का विकास, क्योंकि पीएम मोदी का हमेशा नारा रहता है 47 तक पूरा देश विकसित हो जाएगा, हर बच्चा डिजिटल हो जाएगा, हर चीज वो बोलते हैं। तो उसी को लेकर ये चर्चाएं होंगी। 29 को लेकर भी इसमें कई सारे मंथन किए जाएंगे, क्योंकि 27 में आने वाले में चुनाव है। चुनाव में सबसे अहम मुद्दा यूपी है, तो उसके लिए भी मंथन होगा कि किस तरीके से चीजें तैयार की जाए। तो ये सारी चीजें 12 साल के जो कार्यकाल है पीएम मोदी के और बीजेपी सरकार के, उसको लेकर इसमें पूरी तरीके से चर्चा होगी। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे प्रिया, तो उस दौरान जो चर्चा होगी, तो क्या उसके बाद शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी है? अपने अपने राज्यों में तमाम योजनाएं कैसे केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही है, उसका जिक्र क्या जन जन तक किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 12 साल हो चुका है, ये कार्य बीजेपी ने शुरू कर दिया है। हर तबके से लेकर हर जगह पहले से ही वो जा रहे हैं। तो अब इसकी बैठक के बाद आप हर तबके में और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। किस तरीके से जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर किस तरीके से टारगेट किया जाए और जहाँ पे नहीं है उसको भी अपने अंडर करना है, उसको भी टारगेट करके आगे जो आदिवासी वोटर हैं उनको भी अपनी चीजों को समझाना है। ये सारी चीजें 12 साल की जो उनके कार्यकाल की है वो अलग अलग जाके चीजें समझाई जाएंगी। लेकिन प्रिया, इस बीच आपसे ये भी जानेंगे कि मोदी सरकार के 12 साल के वो 12 ऐतिहासिक कदम क्या कुछ रहे हैं जिसकी सराहना आज पूरा देश कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से 12 साल बीजेपी सरकार के गुजरे हैं, बीजेपी सरकार का कहना है कि भारत को विकसित के रास्ते पे हम ले जा रहे हैं। ट्रेन हमने दी, हाईवे हुए, मेट्रो ट्रेन हुई, बुलेट ट्रेन हुई और डिजिटल पूरे इंडिया को करना, ये चीजें और लगातार उज्जवल जो गैस है। और उनका कहना है कि हर ऊंचे तबके से लेकर हर उस तबके तक हमारी सरकार गई है, हमारी सरकार में काम हुआ है जहां पर कभी वो वंचित रहते हैं सुविधाओं से। और निश्चित तौर पर हर तबके के व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है और इसी मंशा के तहत अब लगातार सरकार की तरफ से आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन क्या देशवासियों के सामने इन तीसरे कार्यकाल के 2 साल तक का जो विजन है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा, लेखा जोखा आम जनमानस के सामने रखा जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं उसका लेखा जोखा पूरा आम जनमानस के बीच में ले जाया जाएगा। सारी चीजें जो भी 12 साल में हुई हैं, चाहे वो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, सबके बारे में अब हर व्यक्ति को बताया जाएगा। चाहे पंचायत हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, हर स्तर पर बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। ठीक है प्रिया, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां आज दिल्ली बीजेपी का विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम हो रहा है। आज सुबह की जो शुरुआत होगी दिल्ली के दिग्गजों की, तो वो दिल्ली के प्रमुख मंदिरों से होगी, जहां पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए सभी दिग्गज आज नजर आने वाले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कई प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। झंडेवालन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। बिरला मंदिर पहुंचेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। ठीक इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग और प्रमुख मंदिरों में भी आपको बताते चले कि तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी और उनकी सुबह की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ होगी, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर अब उसका व्याख्यान किया जा रहा है कि इन 12 साल में किस तरह से ऐतिहासिक कदम उठाए गए, ऐतिहासिक काम किए गए, क्या कुछ उपलब्धियां रही है, क्या कुछ वो योजनाएं रही जो कि धरातल पर संचालित की गई, जिसका लाभ सीधे तौर पर न सिर्फ दिल्ली वासियों को मिला बल्कि देश भर के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और उसी का जिक्र अब किया जाएगा इन तमाम दिग्गजों की तरफ से। और सुबह की शुरुआत मंदिरों से होगी, जहां पूजा अर्चना की जाएगी, भगवान के समक्ष पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए आशीर्वाद लिया जाएगा और आभार व्यक्त किया जाएगा। अब ऐसे में 3 साल का जो विजन है वो आम जनमानस के सामने रखना है और उसका भी लगातार जिक्र तमाम दिग्गजों की तरफ से किया जा रहा है, जिसके चलते आज कई दफा यहां पर बैठक होती हुई नजर आने वाली है। तो आज का दिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि काफी व्यस्तता भरा बीजेपी के तमाम दिग्गजों के लिए है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिया मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, चूंकि देखिए भव्य जश्न की तैयारी में इस वक्त बीजेपी के दिग्गज है और सुबह की जो शुरुआत है वो दिल्ली के अलग अलग और प्रमुख मंदिरों से होगी। जी, दिल्ली के अलग अलग प्रमुख मंदिरों से आज बीजेपी के सभी नेता पूजा अर्चना करेंगे। आज नितिन नवीन झंडेवालन मंदिर में जाएंगे, वहां पे अपने 12 साल बीजेपी सरकार के होने के पूजा करके प्रेयर करेंगे और वहां पे खुशी के साथ इस पूजा को करेंगे, क्योंकि 12 साल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यकाल को। तो पूरे कार्यकाल से ये देखा जाएगा कि हर जगह जाकर बीजेपी सरकार के नेता और मंत्री अलग अलग मंदिरों में जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। जैसे चाहे बांसुरी स्वराज हो, परवेश वर्मा हो, इस सभी अपने एरिया में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, देखिए तैयारी लगभग हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में क्या कोई विशेष और कार्यक्रमों का आयोजन है जहां पर तमाम दिग्गज पहुंचेंगे? उसमें अभी सभी मंत्री जो हैं अभी अलग अलग जिले में अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने 12 साल बिताए हैं सरकार के अंदर, अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल बिताए हैं, तो उसको लेकर कामना कर रहे हैं। तो वही अब 3 बजे बैठक है जिससे सभी बड़े दिग्गज और बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। फिलहाल अभी 2 ही कार्यक्रम की जो सूचना है वो मिल रही है, इसमें अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां सुबह के समय 9 से 10 के बीच में सभी मंत्री दिल्ली के जाकर अलग अलग मंदिरों में पूजा करेंगे, अपने 12 साल के बारे में वहां प्रेयर करेंगे और साथ ही जो प्रधानमंत्री की लंबी आयु की भी लिए भी भगवान से प्रेयर करेंगे। प्रिया, जब बात आ जाती है कि केंद्र की मोदी सरकार की 12 सालों के इन 12 ऐतिहासिक फैसलों की या तमाम योजनाएं जो लगातार धरातल पर संचालित की गई है, जिसका लाभ न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि देश भर वासियों को मिले, तो उस लिहाज से भी कितना जरूरी आज का दिन हो जाता है? ये जिस तरीके से 12 साल उन्होंने बिताए हैं और 12 साल में कई सारी योजनाएं दी हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो महिलाओं अलग अलग ना हो, और चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन कार्ड हो और अलग अलग चीजें हो। तस्वीरें देखने को मिल पाती है, उसका इंतजार पूरा देश उस वक्त कर रहा है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रिया तिवारी आपका। अब बात करते हैं आगरा की, जहां पर भारत अपडेट के कुशल नेतृत्व बढ़ता उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वर्चुअली जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को राज्य के विकास की मजबूत नींव बताते हुए सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए गए, स्कूलों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार लगातार
लगातार काम कर रही है। उन्होंने साथ ही दावा यह भी किया कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली आज नई ऊंचाइयों को छू रही है और इसका लाभ लाखों विद्यार्थियों को मिल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नकल माफिया पर भी सीधा और करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षाओं में नकल एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन सरकार की सख्ती और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के चलते नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। उन्होंने कहा कि योग्य और मेहनती छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है। और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। हम सब जानते हैं कि 2017 से लेकर आज 2026 तक उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई लाइन खींचने का काम किया है। आज हम देखते हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आर्थिक मोर्चा हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए एक विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल था। आज मुझे कहने में गर्व है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले 4 लेन से जुड़ चुके हैं। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला राज्य उत्तर प्रदेश बनकर खड़ा हुआ है। आज पूरे देश के 55% से अधिक हाईवे एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, जिससे विकास को नई गति मिली है। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश राज्य में 17 से पहले एक सप्ताह दिन में बिजली आती थी, एक सप्ताह रात में बिजली आती थी। आगरा हो या कोई भी जिला, सब लोगों को पता है। खासकर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो बिजली का बहुत ही बुरा हाल था। बिजली मात्र वीआईपी जिलों में जाती थी। अब हमारी सरकार ने 75 के 75 जिलों में बराबर बिजली देकर के बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने का काम किया है। बात करते हैं बांदा के, जहां पर ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। विभिन्न योजनाओं में सचिव और ग्राम प्रधान ने मिलकर सरकारी धन का अनुचित बंटवारा भी किया। साथ ही विकास से जुड़ी योजनाओं में ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर वसूली की। 5 सालों में विकास से जुड़ी योजनाओं के लाभ से ग्रामीण वंचित रहे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। तो ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। एक तरफ सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ अब भ्रष्टाचार के जब मामले सामने आते हैं तो उसको लेकर सवाल तो निश्चित तौर पर उठ ही जाते हैं। लेकिन अब पंचायत भ्रष्टाचार की जांच की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है और कहा जा रहा है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही की तस्वीर ना आने पाए तो ज्यादा बेहतर वो आगे आने वाले समय के लिए ग्रामीण पंचायत के लिए होगा। तो ग्रामीणों ने अब डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर ज्ञापन दिया, अपनी नाराजगी व्यक्त की है और लगातार ये कहा जा रहा है कि पंचायत भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए, क्योंकि तमाम दावे वादे किए गए लेकिन धरातल पर वो फलीभूत साबित नहीं हुए। से संबंधित शिकायत थी और कुछ अपने की मांगे थी, पे सभी बातें बड़ी धैर्य से सुनी गई और इसका कंप्लायंस, कुछ का कंप्लायंस हो चुके हैं, कुछ उनको रोजगार के लिए मतलब उनको भी हम लोग घोषित कराएंगे। कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं। महिलाओं का आरोप है कि गांव में ना तो कोई रास्ता बनाया गया, ना कोई विकास हुआ, पुराना। मैं दिखवा लेता हूँ, एक गाँव गरसौली की शिकायत है, एक बार मैं दिखवा लेता हूँ कि क्या क्या मैं टीम के से कराना। अगर उसमें नहीं पाया जाता तो प्रधान और सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई? अगर पैसा आया होगा, भुगतान हुआ होगा, काम नहीं हुआ है तब तो। अब बात करते हैं बदायूं की, जहां बिसौली थाना क्षेत्र स्थित खाटूश्याम कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी की वारदात में इलाके से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पीड़ित के अनुसार चोर घर में घुसे और करीब 10 तोला सोना और लगभग 9 लाख रुपए नकद समेत कुल करीब 20 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से स्थानीय लोगों में अब दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब
सवाल उठने लगे हैं। तो हालांकि पुलिस भले ही सीसीटीवी खंगाल रही है और चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल है वो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से देरी की जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि दिन दहाड़े 20 लाख की चोरी हो जाती है और सोचिए किसी को पता भी नहीं चलता है, और ज्यादा दूर पुलिस स्टेशन है भी नहीं। और ऐसे में पुलिस जो यहाँ पर जांच को लेकर आश्वस्त कर रही है लोगों को, उसको लेकर भी लोगों का कहना है कि उनमें नाराजगी है और जितना जल्दी हो सके पुलिस की तरफ से चोरों की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की है। साथ ही बांदा पुलिस ने 3 शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार किए हैं। टप्पेबाजों ने पूरे जिले में उत्पात मचा रखा था, जहां हाल ही में टप्पेबाज 2 वृद्ध लोगों से रुपए छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से पैसे और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने तीनों का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने इस वक्त 2 से 3 टप्पेबाजों की गिरफ्तारी की है, जो कई लोगों को न सिर्फ ठगते थे बल्कि चोरी और लूटपाट की बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। जहां एक 65 साल के वृद्ध व्यक्ति से भी लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था और मौके से फरार हो जाते हैं। जहां पुलिस की तरफ से लगातार तफ्तीश की जा रही थी। इन टप्पेबाजों की गिरफ्तारी के लिए कई विशेष अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन पुलिस को संदिग्ध अवस्था में जब तमाम जानकारी यहां पर प्राप्त हुई तो उसके आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही एटा में रोड किनारे पटरी पर बैठकर जूते चप्पल बेचने वाले दुकानदार से दबंगों ने जमकर मारपीट की है। मारपीट की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आई है, जहां पर आसपास खड़े ग्राहक और अन्य लोगों ने बमुश्किल बीच बचाव कर दबंगों को रोका। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 लोगों को पकड़ा। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो देखिए किस तरह से 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। हालांकि मामूली सा ये विवाद बताया जा रहा था, लोगों की तरफ से बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये विवाद नहीं थमा और मारपीट का सिलसिला जारी रहा। हाथ में जो कुछ भी आया दूसरे पक्ष को जमकर यहां पर पीटा गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो शख्स मौके पर पहुंचता है उसने क्यों मारा, किस वजह से मारपीट हुई, क्या विवाद रहा है। और इसके साथ ही इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। और ये मारपीट का वही सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां एक गुट मौके पर पहुंचता है और 2 से 3 लोगों की तरफ से एक शख्स को बेरहमी के साथ पीटा जाता है। और अब पुलिस का यह कहना है कि इसी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई जब करेगी तो उस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। साथ ही गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के एक्सटेंशन 1 में गाड़ी की पार्किंग को लेकर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और देखते ही देखते मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लात घूंसे के साथ बेल्ट निकालकर भी ये विवाद शुरू रहा और जारी रहा। हालांकि वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की जा रही है और इसके साथ ही ये मारपीट का सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहा। हाथापाई से जब मन नहीं भरा तो यहां तक बेल्ट से भी पिटाई की गई है। हालांकि गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस अब इस पूरे वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किस वजह से विवाद हुआ है, क्या कुछ वजह रही, इसका पता लगाने की कोशिश भी लगातार जारी है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत,
दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की